नमस्कार सभी को। डार्विनिज्म में चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। डार्विनवाद पर आप और हम लोग मिलकर आज चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण परिकल्पना या सिद्धांत लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसी दौरान 1809 में एक और महानतम वैज्ञानिक पैदा हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दूसरी महत्वपूर्ण परिकल्पना विकास सिद्धांत के बारे में प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना का मुख्य सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयन, यानी प्रकृति के द्वारा जीव जंतुओं का चयन किया जाता है। इस वजह से इसको प्राकृतिक वर्णवाद नाम दिया गया या प्राकृतिक चयन नाम दिया गया। इसी चीज को हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जानते थे। इसी चीज को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जानते थे। तो सबसे पहले आप और हम लोग डार्विन पर चर्चा करेंगे। एक महानतम वैज्ञानिक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये 1809 में पैदा हुए थे। कहां पर? इंग्लैंड के श्रूसबरी स्थान पर। इंग्लैंड में एक श्रूसबरी स्थान पाया जाता है। उस स्थान पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में मुख्य रूप से पैदा हुए थे, यानी जन्म इनका हुआ था। इनके जो पिता थे प्रारंभिक तौर पर चिकित्सक थे। इनके जो पिता थे वो चिकित्सक थे। इस वजह से इनका जो रुझान था प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में, तो चिकित्सा शास्त्र में इन्होंने अध्ययन किया। प्रारंभ में इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन किया। 1831 में क्या चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन कहां किया था? एडिनबरा में। देख लीजिए, एडिनबरा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। अंडर ग्रेजुएट मतलब स्नातक की उपाधि मुख्य रूप से 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी। इसी दौरान उपाधि ग्रहण करने के दौरान मुख्य रूप से वहां डॉक्टर हेंसलो के संपर्क में आए थे। ये विशेष तौर पर ध्यान रख लें, ये नाम ध्यान में रखें। कई बार पूछा गया है। डॉक्टर हेंसलो मतलब ये बहुत ही महानतम वैज्ञानिक थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पदस्थ थे। वहीं ये डार्विन वैज्ञानिक मुख्य रूप से क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे, यानी उपाधि ग्रहण कर रहे थे अंडर ग्रेजुएट की। उसी दौरान डॉक्टर हेंसलो के संपर्क में आ गए। तो डॉक्टर हेंसलो ने इनमें इंटरेस्ट देखा कि वास्तव में इन वैज्ञानिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है किसी चीज को सीखने का, जानने का। इस वजह से ब्रिटिश सरकार की अनुमति से HMS बीगल नामक जहाज पर 27/12/1831 से 2/10
1836 तक इन्होंने भ्रमण किया। जब ये 1831 में जा रहे थे उस समय इनकी जो आयु थी, क्या आयु थी, इनकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक कुल 5 वर्ष, कितने वर्ष? कुल 5 वर्ष तक मुख्य रूप से भ्रमण किया ब्रिटिश सरकार की अनुमति से। चूंकि ब्रिटिश सरकार का ये HMS बीगल नामक जहाज था, इस वजह से मुख्य रूप से इन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुमति ली कि मुझे घूमना फिरना है, इस प्रकृति का अध्ययन करना है, इस प्रकृति के बारे में जानना है नजदीक से। तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इनको अनुमति दी और डॉक्टर हेंसलो के साथ संपर्क में आए। तो डॉक्टर हेंसलो के साथ ही मुख्य रूप से इन्होंने 21 वर्ष की आयु में 1831 से 1836 तक मुख्य रूप से भ्रमण कार्य किया। जब ये भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण मुख्य रूप से इन्होंने किस प्लेस पर किया था ये देख लीजिए। डार्विन ने आर्चीपेलागो द्वीप पर, कौन से द्वीप पर? आर्चीपेलागो द्वीप, जो दक्षिणी अमेरिका, ये कहां पाया जाता था द्वीप? दक्षिणी अमेरिका में एक द्वीप था जिसको आर्चीपेलागो द्वीप कहते हैं। उस स्थान पर मुख्य रूप से भ्रमण किया और जीवों का अध्ययन किया। प्रारंभ में जब ये जा रहे थे, जब इनके विचार मुख्य रूप से ये थे कि ये विशिष्ट सृष्टिवाद पर मुख्य रूप से विश्वास रखते थे। विशिष्ट सृष्टिवाद यानी कि जो पैदा होता है या जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की देन है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पर मुख्य रूप से इनके समर्थन था, इनका विचार था। लेकिन 5 वर्ष मुख्य रूप से जब इन्होंने इन द्वीपों पर अध्ययन किया, भ्रमण किया, तो उस दौरान इनका विचार विशिष्ट सृष्टिवाद से बदलकर प्रकृति पर निर्भर हो गया। ये मानने लगे कि प्रकृति द्वारा जीवों का चयन किया जाता है, प्रकृति द्वारा जीवों का चयन किया जाता है। इस वजह से इन्होंने प्राकृतिक वर्ण या चयन वाद का प्रस्ताव दिया। क्या? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मुख्य रूप से इन्होंने दिया था। इन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन के दौरान एक वैज्ञानिक थे रसेल वेलिस। कौन से वैज्ञानिक थे? रसेल वेलिस नामक वैज्ञानिक थे। इनके समकक्ष ही वैज्ञानिक थे दक्षिण पूर्व एशिया एवं इंडोनेशिया पर विभिन्न जीवों की संरचना एवं वितरण का अध्ययन कर रहे थे। कौन से वैज्ञानिक? अल्फ्रेड, पूरा नाम इनका अल्फ्रेड रसेल वेलिस नामक वैज्ञानिक, जो इनके समकक्ष ही थे। वह उस समय मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाने वाले द्वीपों पर पाए जाने वाले जीवों की संरचना एवं वितरण का अध्ययन कर रहे थे। तो वेलिस ने यह देखा कि वास्तव में मुख्य रूप से के अध्ययन के दौरान जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति नामक एक लेख लिखा। अल्फ्रेड रसेल वेलिस नामक जो वैज्ञानिक थे, जो इनके समकक्ष थे, ये मुख्य रूप से आपके कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया एवं इंडोनेशिया के द्वीपों पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान इन्होंने वहां के जीवों की संरचना एवं वितरण का अध्ययन किया। तो वितरण के दौरान इन्होंने देखा कि वहां के जीवों में मूल रूप किस्म से बदले जाने की क्षमता पाई जाती है। क्या? तो वही एक लेख लिखा, जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस लेख को इन्होंने नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। कौन सी?
वेलिस नामक वैज्ञानिक ने नेचर नामक जो पत्रिका चलती थी उस पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए दिया। तो वहां के जो प्रकाशक थे उस प्रकाशक ने इन लेख को डार्विन नामक वैज्ञानिक को दिया। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इस लेख को यह कहते हुए वापस कर दिया कि ये लेख 1 वर्ष पूर्व छप चुका है। क्या ये जो लेख है उस प्रकाशक को, ये कौन सी पत्रिका का था? नेचर, जिससे ध्यान रखना, नेचर नामक पत्रिका में ये लेख छप रहा था। तो इनके जो प्रकाशक थे, इनके प्रकाशक ने इस लेख को डार्विन नामक वैज्ञानिक को पहुंचाया, भेजा कि आप इस पर जरा विचार अपने रखें। तो डार्विन ने यह कहते हुए वापस कर दिया कि भाई ये लेख तो 1 वर्ष पूर्व ऑलरेडी छप चुके हैं, ये कहते हुए वापस कर दिया। लेकिन इनके लेख से, वेलिस नामक लेख से डार्विन बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसी दौरान भ्रमण करने के दौरान माल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? माल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। इनका एक लेख था जनसंख्या नामक एक लेख था। जनसंख्या नामक लेख माल्स नामक वैज्ञानिक ने डार्विन को पहुंचाया। तो भ्रमण कर रहे थे तो डार्विन ने इनकी जनसंख्या लेख को भी पढ़ा, तो उस लेख से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उस लेख से डार्विन वैज्ञानिक बहुत अधिक प्रभावित हुए। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स लॉयल, दिखाई दे रहा है, चार्ल्स लॉयल वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी नामक पुस्तक या लेख प्रकाशित किया। उस पुस्तक या लेख को भी मुख्य रूप से डार्विन ने पढ़ा, तो उससे भी प्रभावित हुए। उससे प्रभावित होने के बाद, सभी चीजों से प्रभावित होने के बाद, सभी प्रकृति का अध्ययन किया, उनकी संरचना का अध्ययन किया, जीवों के वितरण का अध्ययन किया। विशेष तौर पर अध्ययन किस स्थान पर किया था? आर्चीपेलागो द्वीप पर। विशेष ध्यान रखें, आर्चीपेलागो द्वीप पर अध्ययन किया जीवों का, संरचना का, वितरण का। तो 1859 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लिख लीजिए बच्चों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चलिए मैं लिखे देता हूं इस प्लेस पर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज by means of natural selection। विशेष ध्यान रखना, यदि कहीं ओरिजिन भी लिख जाए, दा ना लगा हो तो भी सही है। तो ये इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी 1859 में। उस दौरान जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो इस बुक ने, ये समझ लो, बहुत बड़ा तहलका मचा दिया था, बहुत बड़ा तहलका। लोग ये कहते थे बाइबल के बाद इसको दूसरे नंबर पर रखा गया, बाइबल के बाद इसको दूसरे नंबर पर रखा गया। उस दौरान ही एक अचानक वैज्ञानिक आ गए थे, ये बात है 1865 में मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने लेख दिए थे। तो उस दौरान मेंडल के वैज्ञानिक को कोई सराहना नहीं मिली, कोई उपाधि नहीं प्राप्त हुई, किसी प्रकार का मतलब प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ था? क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक जो पुस्तक थी डार्विन की, वह तहलका मचाई थी इस वजह से। तो इनकी ये जानकारी है डार्विन नामक वैज्ञानिक की। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसी बुक में अपने कुछ बिंदु रखे। वह बिंदु कौन कौन से, उन बिंदुओं पर आप और हम लोग जरा चर्चा करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फोटो ले लीजिए जल्दी से। देखिए, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद का कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? तो देखिए, मुख्य बिंदु देखिए, डार्विन के
सबसे पहला बिंदु था enormous power of fertility। सेकेंड था वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। जो फिर थर्ड पॉइंट नहीं, ये थर्ड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस। स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस थर्ड ये था। फोर्थ था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। और फिफ्थ था बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस एनवायरमेंट। एडेप्टेशन ऑफ और सिक्स था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए, तो एनोरमस पावर ऑफ फर्टिलिटी, इनोरमस पावर ऑफ फर्टिलिटी यानी प्रजनन की अपार क्षमता, इसको कहा जाता है प्रजनन की अपार क्षमता। स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन संघर्ष, विभिन्नता एवं वंशागति और समर्थ का जीवत्ववाद और प्राकृतिक चयनवाद और बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। नई जाति की उत्पत्ति। क्योंकि वेलेस वैज्ञानिक और डार्विन वैज्ञानिक की सोच भ्रमण के दौरान एक ही हो चुकी थी। भले ही डार्विन वैज्ञानिक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के समर्थक थे, जब इन्होंने भ्रमण किया तो भ्रमण के दौरान इनका जो दिमाग था बिल्कुल सेटअप दिमाग का चेंज हो गया। ये प्रकृति पर विश्वास करने लगे कि प्रकृति ही चयन करती है, प्रकृति के अनुसार ही जीवों की संरचना एवं नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही वेलेस का मानना था। तो इन्होंने एक सामूहिक रूप से एक चार्ट प्रस्तुत किया था जिसको डार्विन वेलेस चार्ट कहा जाता है, जिसको मैं अंत में बताऊंगा क्या चार्ट था। तो सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया था। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस में ये जो वैज्ञानिक थे डार्विन, ये इन निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। इन निम्न बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु जो है एनोरमस पावर ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि प्रत्येक जीव में संतान पैदा करने की एक बहुत अपार क्षमता पाई जाती। तो वही लिखा हुआ प्रजनन की अपार क्षमता, यानी संतान पैदा करने की एक अपार क्षमता पाई जाती। जैसे एगेरिकस जो रहता है, एक बार में 2 अरब बीजाणु स्पोर्स देता है, पैदा करता है। एगेरिकस का जो छत्रक होता है वह एक बार में 2 अरब स्पोर्स को पैदा करता है। सोचिए, 2 अरब स्पोर्स जब पैदा होंगे तो स्वाभाविक है कितनी स्थिति होगी, समझ में आया। एक वर्ष में जो एस्केरिस है वह एक वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ अंडे देता है। एस्केरिस एक वर्ष में कितने अंडे देता है? 2.5 करोड़ अंडे देता है।
जो समुद्री सीपी होता है, वह समुद्री सीपी मुख्य रूप से आपके 10 लाख अंडे देता है। समुद्री सीपी आपके कितने देता है? 10 लाख अंडे देता है। हाथी की जो प्रजनन काल क्षमता होती है वह 90 वर्ष तक होती है। विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि यह पैदा करने की क्षमता के अनुसार ही जनसंख्या बताई जा रही है आपकी। जैसे ह्यूमन की चर्चा करें, ह्यूमन में 12 से 13 वर्ष से लेकर लगभग 45 से 50 वर्ष तक संतान पैदा करने की क्षमता होती है। इस दौरान यह कई संतानें पैदा कर सकती है। क्या कई संतानें पैदा कर सकती है? जैसे हाथी की प्रजनन काल क्षमता जो रहती है वह 90 वर्ष तक रहती है, तो उस दौरान यह 6 संतानें पैदा करती है। हाथी का एक पेयर, हाथी मेल और फीमेल मतलब बात कर रहा हूं, 750 ईयर्स में, मतलब 750 वर्ष में, 750 वर्ष में 2 करोड़ हाथी पैदा कर सकता है। अब सोचिए कि एगेरिकस एक वर्ष में, वो एक उसमें छत्रक के द्वारा मतलब 2 अरब बीजाणु, आपका एस्केरिस एक वर्ष में 2.5 करोड़ अंडे दे रहा है। इधर आपका समुद्री सीपी जो है वह मुख्य रूप से 10 लाख अंडे दे रहा है। तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि गंदे स्थान जहां पाए जाते हैं उन गंदे स्थानों पर ये मच्छर वगैरह के जो मॉस्किटो के लार्वा पाए जाते हैं, आपको लार्वा ही दिखाई देते हैं। तो यदि ये इतनी अधिक संख्या में जीवित बने रहें तो मानव के लिए इस पृथ्वी पर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी इन सभी जीवों की संख्या एक निश्चित बनी रहती है, संख्या अत्यधिक नहीं बढ़ती। उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है वो अगले पॉइंट में बताएंगे। तो इसी चीज को कहा गया था इनोरमस पावर ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जीवों को पैदा करने की अपार क्षमता होती है प्रत्येक जीव में। ठीक है। दूसरा आता है कि स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, यानी जीवन संघर्ष। जब प्रत्येक जीव पैदा होता है तो प्रत्येक जाति के अंदर एवं 2 जाति के अंदर एवं वातावरण के प्रति उसको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जीव इस पृथ्वी पर आया तो उसको सबसे पहले आक्रमण वातावरण से झेलना पड़ता है। क्या वातावरण से झेलना पड़ता है? तो वातावरण से उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो जो एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है वह तो जीवित बना रहता है, और जो चेंज नहीं कर पाता, एडॉप्ट नहीं कर पाता है, एडॉप्ट नहीं कर पाता, तो वह मुख्य रूप से क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है या वह समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब प्रत्येक जीव को एनवायरमेंट से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी को कह दिया एनवायरमेंटल स्ट्रगल। मतलब आपका ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है कि स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, इसका मतलब है प्रत्येक जीव की आवश्यकता एवं आवास एक जैसे ही होते हैं। इस वजह से प्रत्येक जीव को अपने जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता है। इसी को कहा जाता है जीवन संघर्ष। ये जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ये देखिए यहां मैं लेकर आ रहा हूं, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, दूसरा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और तीसरा एनवायरनमेंट स्ट्रगल। तो प्रत्येक जीव जैसे पैदा हुआ तो एनवायरमेंट से तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, प्रत्येक जीव को करना पड़ता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है स्वजातीय संघर्ष। स्वजातीय संघर्ष लिख लीजिए, हिंदी में इसको स्वजातीय संघर्ष। तो प्रत्येक जीव की आवश्यकताएं, प्रत्येक जाति के जीव की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, तो उनको स्वयं की जाति से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक सेक्शन में बच्चे पढ़ रहे हैं 50, और उनको बायोलॉजी की, चूंकि तो मैं बायोलॉजी का ही एग्जांपल दूंगा, तो उनको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और सीट है 20, केवल 20 सीट है। तो 20 सीटों के चयन के लिए सिर्फ 20 स्टूडेंट का चयन होगा कि नहीं होगा? तो 50 स्टूडेंट है, तो फिर क्या होगा? तो जो 20 स्टूडेंट हैं वो 20 स्टूडेंट का स्ट्रगल 50 में से सबसे अधिक होगा, यानी कि 50 ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन 50 का स्ट्रगल, 20 का स्ट्रगल जो होगा वो अत्यधिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको 20 सीट्स पर
यदि डॉक्टर बनना है तो स्वाभाविक है उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल के दौरान उन 30 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया और स्वयं आगे निकल गए, उनकी लाइफ सेटल हो गई, यानी कि वह चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से मतलब कहा गया, यानी प्रत्येक जाति की आवश्यकता है। भाई बायोलॉजी लिए तो डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, भाई आपने पहले ही सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इस वजह से मैं बायोलॉजी ले रहा हूं, तो इस कारण से मुख्य रूप से इनको संघर्ष करना पड़ा। तो एक अब ये थोड़ी है कि मनुष्य को कुत्ते से या बिल्ली से संघर्ष करना पड़ेगा कि डॉक्टर बनने के लिए, नहीं डॉक्टर कुत्ता डॉक्टर कहीं नहीं बन जाए, हाथी डॉक्टर नहीं बन जाए, कहीं ऊंट डॉक्टर नहीं बन जाए, ऐसा नहीं है, स्वयं की जाति से ही संघर्ष करना पड़ता है। इसको कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फिर क्या होता है कि दूसरा लिखा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या बताया जाता है कि यानी दो भिन्न जातियों के बीच में जो संघर्ष पाया जाता है उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप और हम लोग मतलब किसी गाय को कोई क्या बोलते हैं रोटी खिलाते हैं, तो रोटी खिलाने के दौरान जैसे कुत्ता देखता है कि इसको कुछ खिलाया जा रहा है तो डॉग भग के आके झपट्टा मारता है उस काऊ पर। क्यों? क्योंकि डॉग को कोई रोटी खिला नहीं रहा है। हाँ ये बात है कि डॉग जो घर में पल रहा है उनको रोटी खिला रहा है, लेकिन गली मोहल्ले जो रोड छाप डॉग उनको कोई रोटी नहीं खिला रहा है। तो स्वाभाविक है कि निश्चित तौर पर आपने रोटी डाल दी तो गाय को वह डॉग रोटी खाने नहीं देता। तो इस दौरान क्या हुआ कि वहां संघर्ष करना पड़ रहा है गाय को। आप देखते हैं कि अनाज के दाने गर्मियों के दौरान या ऊपर डाल देते हैं तो वहां पक्षी गिलहरी या कौआ जो हाउस स्पैरो छोटा वाला पक्षी है वो आता है, इधर क्राउ आता है, तो छोटे वाले पक्षी खाते हैं। तो जैसे बड़े आते हैं जो दूसरी जाति के तो वहां बैठते हैं जैसे ही, तो वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, छोटे वाले पक्षियों को भगा देते हैं। तो ये क्या है, दो जातियों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। ये क्या, दो जातियों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, तो वहां इनको संघर्ष करना पड़ा। अब इस संघर्ष के दौरान जो सरवाइव कर गया अपने आप को, उनको भगा दिया और स्वयं संघर्ष में बलशाली रहकर उन्होंने किया, तो वह वातावरण में मतलब क्या होगा, मतलब अपने आप को चयनित कर लेगा। और वातावरण संघर्ष तो सभी को एनवायरमेंट करना ही पड़ता है। तो चूंकि ये तीनों प्रकार के संघर्ष प्रत्येक जीव को करने पड़े, इसमें स्वयं की जाति को करना पड़ा, इसमें दो भिन्न जाति को करना पड़ा, और ये एनवायरमेंटल जो है वह हर किसी स्पीसीज को करना पड़ता। तो इन संघर्ष के दौरान जो अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, वही जीवित रह पाता है, और नहीं शेष एनिमल या शेष लिविंग बीइंग समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से प्रत्येक स्पीसीज की इस पृथ्वी पर एक निश्चित संख्या पाई जाती है, अत्यधिक संख्या नहीं पाई जाती। तो ये तीसरा पॉइंट आता है वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। देखिए जीवन संघर्ष के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से कुछ अपने कैरेक्टर जो थे वो चेंज किए, कुछ लक्षणों को चेंज किया। लक्षणों को चेंज करने के दौरान कुछ उसमें ऑर्गेनिल्स भी डेवलप हुए, कुछ ऑर्गन भी डेवलप हुए होंगे। यानी प्रत्येक जीव जब पैदा होता है माता पिता के द्वारा, तो वह माता पिता से तो कुछ लक्षणों में भिन्न होता ही है, लेकिन जब एनवायरनमेंट में आना पड़ता है तो वह अपने लक्षणों को, अपने कैरेक्टर को चेंज करता, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो उस दौरान जो लक्षण चेंज किए, तो यानी कि ये माता पिता से, पेरेंट्स से भिन्न हो गए, इसी चीज को क्या कहा जाता है, विभिन्नता या वेरिएशंस कहा जाता है। ये वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन मुख्य रूप से पहुंचते चले जाते, तो जिस कारण से लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक नई स्पीसीज पैदा होने के चांस रहते हैं। तो इसी वजह से कह दिया गया वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। वेरिएटिव कैरेक्टर जो होते हैं पेरेंट से, वह जनरेशन टू जनरेशन पहुंचते चले जाते हैं। इसी चीज को कहा जाता है इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे, और इसी चीज को मुख्य रूप से आपके जो डार्विन साइंटिस्ट थे वह नेचुरल सिलेक्शन कहते थे, नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते थे। नेचुरल सिलेक्शन से क्या तात्पर्य था, डार्विन ये कहते थे कि जो प्रकृति में पैदा हुआ, जो एनवायरनमेंट में आया है, तो जो सर्वाइव अपने आप को करेगा, जो वहां पाए जाने वाले संसाधनों के प्रति अधिक क्षमता होगी दोहन करने का, मतलब जो संसाधनों का अधिक से अधिक यूज करेगा, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेगा, उनमें जितनी अधिक उपयोग करने की क्षमता होगी वह अधिक एडॉप्ट कर पाएगा उस एनवायरनमेंट में। तो ये प्रकृति के द्वारा पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ,
यानी धनात्मक चयन किया गया प्रकृति के द्वारा, ऐसा डार्विन साइंटिस्ट कहते थे। और जिन जीवों में उपलब्ध संसाधनों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो उनका चयन प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस चीज को क्या कहा गया था, डार्विन ने निगेटिवली सिलेक्शन कहा, यानी ऋणात्मक चयन किया गया, प्रकृति के द्वारा ऋणात्मक चयन किया गया। क्लियर? तो इसी चीज को डार्विन ने क्या कह दिया, नेचुरल सिलेक्शन कहा। क्या कहा डार्विन ने, नेचुरल सिलेक्शन का। और हार्वर्ड स्पेंसर ने इसी चीज को कि एनवायरमेंट में ये प्रत्येक जीव अपने आप को सरवाइव कर रहा है। क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। समर्थ का जीवत्ववाद कहा, समर्थ का जीवत्ववाद कहा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना। इसको किस नाम से जाना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना। तो ये हुआ आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ। फिर आता है एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस एनवायरमेंट। क्या, फॉर अडेप्टेशन ऑफ चेंजेज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बदलते वातावरण के प्रति, मतलब बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन होना। प्रत्येक जीव पैदा हुआ। अब आपने देखा होगा कि सर्दी, गर्मी, ये कई प्रकार के मौसम हैं। अब यदि प्रत्येक जीव अपने मौसम को एडॉप्ट ना कर पाए तो वह क्या होगा, सर्दी जुकाम खांसी होगी, धीरे धीरे मुख्य रूप से उसमें रोग पैदा हो जाएंगे, उसकी हो सकता है डेथ हो जाए, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उस जीव का, उस जाति के जीव का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब घर में एक ही है तो उसका वंश भी चला गया। तो स्वाभाविक है कि मतलब ये कहा गया कि प्रत्येक जीव जब वातावरण में आता है, एनवायरमेंट में आता है, तो उसको बदलते वातावरण, जब जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जब जब एनवायरमेंट चेंज होता है, तो उसको एडॉप्ट होना पड़ता है। और जो एडॉप्ट होता है, कैरेक्टर को परिवर्तन कर लेता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वही मुख्य रूप से क्या होता है कि अपने आप को सरवाइव कर पाता है, जिसके फलस्वरूप एक न्यू स्पीसीज पैदा होती है, न्यू स्पीसीज पैदा होती है। इसी चीज को कह दिया गया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी नई जाति की उत्पत्ति हो गई। तो ये डार्विन के मुख्य बिंदु थे जो आपके सामने बताए गए। पहली बात तो ये हुआ आपका क्लियर। अब आलोचना बताई जाती, क्रिटिकिंग ऑफ डार्विनिज्म, क्रिटिकिज्म ऑफ डार्विनिज्म। तो सबसे पहले इसका आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, मिटा दूं? ये देखिए, ये थोड़ा सा विभिन्न लिखा हुआ है, कभी कभार होता है ऐसा, विभिन्नता है, ये ध्यान रखें। देखिए, अभी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा सभी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये आपको एक तरीके से रटना है, बस समझना है कि कहां कहां गए थे। आलोचना, तो देखिए किसकी आलोचना पढ़ रहे हैं आप और हम लोग, डार्विनवाद की। ये जो डार्विनवाद है, डार्विनिज्म में, इसकी आलोचना पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आलोचना लिख दिया। तो 1859 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। भाई 1859 में ये बुक पब्लिश हुई। तो इस बुक ने तहलका मचाया, तहलका मचाया, यानी कि बाइबल के बाद इसको दूसरे नंबर पर पूजा जाता था। भले ही तहलका मचाया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो थे, क्या एडम सैडविक वैज्ञानिक थे, क्या एडम सैडविक वैज्ञानिक थे, रिचर्ड ऑन वैज्ञानिक थे, ये कहने लगे कि भाई ये पूर्ण रूप से तो सही नहीं है। तो इन्होंने मुख्य रूप से आलोचना की। इन आलोचना के मुख्य बिंदु जो एडम सैडविक थे और रिचर्ड ऑन वैज्ञानिक थे, जो आलोचनात्मक करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक के अंतर्गत आते थे, इन्होंने क्या क्या आलोचना की, उन आलोचना के मुख्य बिंदु आप देखें। तो सबसे पहला जो बिंदु है, देखें, इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसे आनुवांशिकता के आधार पर
नहीं समझाया गया। मतलब कि सीधी सीधी अभी मैं लिखे देता हूं, फिर आपको एक साथ समझा दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट था डार्विन ने जीवों में, लिखते चले सभी, उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं, उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं पर प्रकाश नहीं डाला। ये थी डार्विन अवशेषी अंगों या वेस्टिजियल ऑर्गन को प्रमाणित नहीं करते, या फिर डार्विन वाद लिख दें तो क्या करते हैं, डार्विन वाद अवशेषी अंगों को प्रमाणित नहीं करता। वाद आ गया, वैज्ञानिक का नाम हट गया। फिर था डार्विन ने समर्थ के जीवन को समझाया को, डार्विन ने समर्थ के जीवन को बताया, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की। अगला, डार्विन ने जीन उत्परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं बताया। डार्विन ने जीन उत्परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं बताया। मत बताने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे के वैज्ञानिक बता देंगे। फिर है डार्विनवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों की उत्पत्ति को नहीं बताता। ये हो गया। और क्या बता सकते हैं, डार्विनवाद का मानना था कि फीमेल सुंदर व आकर्षक मेल का चयन करती है। ठीक है, तो ये इनके मुख्य बिंदु थे। इन मुख्य बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा आप और हम लोग करते हैं। देखिए, इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसे आनुवांशिकता के आधार पर नहीं समझा। इन्होंने जब प्रकृति में घूमने गए थे आर्कीपेलागो द्वीप पर, तो इनके दिमाग में वहां बिल्कुल क्योंकि उनके बाद मेंडल वैज्ञानिक ने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे 1865 में, तो उससे पहले इनके दिमाग में इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी। शब्दों का उपयोग जरूर कर लेते, लेकिन ये किसी प्रकार के आधारभूत सत्यात्मक जानकारी नहीं दे पाते थे। तो इस वजह से कहा गया कि डार्विन, इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि आनुवांशिकता के आधार पर इनको नहीं समझाया गया कि जो न्यू स्पीसीज बन रही है, यह स्पीसीज किस प्रकार से बनी, क्या क्या उसमें हेरिडिटी कैरेक्टर होते, क्या हेरिडिटी किस प्रकार से होती, इस बारे में नहीं बताया गया। डार्विन ने जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं पर प्रकाश नहीं डाला। ये कहते थे कि वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ये वेरिएशन कहां से आए, आम के पेड़ से टपक गए या बबूल के पेड़ से टपक गए, कैसे आ गए, इस चीज में भी ये बिल्कुल असफल हुए थे, तो ये प्रकाश नहीं डाल पाए।
डार्विनवाद अवशेषी अंगों को प्रमाणित नहीं करता। ये कहते थे कि अवशेषी अंग धीरे धीरे जो कैरेक्टर प्रकृति ने चयन नहीं किए तो वह वेस्टिजियल फॉर्म में पाए जाते थे, इनका मानना था। लेकिन वे अवशेषी अंग पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डाल पाए। अवशेषी अंग क्या होते हैं तो उनको प्रमाणित नहीं कर पाए। डार्विन ने समर्थ के जीवन को बताया लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की। डार्विन जो हार्वर्ड स्पेंसर थे जो कहते थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये भी कहते थे कि जो जीव एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है वही सरवाइव कर पाता है इस प्रकृति में। चर्चा तो कर रहे थे सरवाइव की, लेकिन मुख्य रूप से क्या हुआ कि चर्चा तो की लेकिन व्याख्या क्या होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये नहीं बता पाए थे। तो नेचुरल सिलेक्शन नाम दे दिया लेकिन किस प्रकार से कौन सा जीव इस नेचर में सरवाइव करता है अपने आप को, उस पर व्याख्या इन्होंने नहीं की। फिर डार्विन ने जीन उत्परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं बताया। डार्विन ये कहते थे कि प्रत्येक जीव म्यूटेशन के फलस्वरूप या उत्परिवर्तन के फलस्वरूप एनवायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ये जीन म्यूटेशन होते क्या है, जीन उत्परिवर्तन क्या होते हैं, इस बारे में भी डार्विन ने प्रकाश नहीं डाला था। प्रकाश मतलब ये नहीं कि टॉर्च लेकर प्रकाश डालना है, मतलब फोकस नहीं कर किया था। डार्विनवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों की उत्पत्ति को नहीं बताता। भाई सबसे पहले इस पृथ्वी पर मतलब एक्वेटिक एनिमल आए, एक्वेटिक एनिमल से मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल आए, स्थलीय जंतु आए, तो ये स्थलीय जीव किस प्रकार से उत्पन्न हुए इसके बारे में भी इन्होंने प्रकाश नहीं डाल पाया था। डार्विनवाद का मानना था कि फीमेल सुंदर आकर्षक मेल का चयन करती। डार्विनवाद ये कहते थे कि फीमेल जो है वो जो सुंदर मेल होगा या एट्रैक्टिव मेल होगा उसी का चयन करेगी और शेष का चयन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेष समाप्त हो जाएंगे, शेष समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इस वजह से सबसे ज्यादा जो इनकी जो आलोचना हुई थी वो इस मत के कारण हुई थी। सबसे ज्यादा जो आलोचना हुई थी वो इस मत के कारण मुख्य रूप से हुई थी। तो इसकी आलोचना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रिचर्ड ऑन और एडम सैडविक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद आप और हम लोग न्यू डार्विनिज्म पर चर्चा करेंगे। पहले इसका वो ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, मिटा दो इसको। चलिए देखिए, अब वेलिस नामक वैज्ञानिक तो आपको पता ही है, अल्फ्रेड रसेल वैज्ञानिक थे जिन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया पर भ्रमण किया था। वह डार्विन के समकक्ष ही वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से कौन सा लेख लिखा था? जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति नामक लेख लिखा था। ये आपको पता ही है। क्या, कौन सा लेख लिखा था? जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति नामक लेख लिखा था नेचर नामक पुस्तिका में। उस नेचर नामक पुस्तिका के प्रकाशक ने डार्विन को पहुंचाया। डार्विन ने पढ़ा और ये कह दिया भाई कि इनको आप रख लीजिए, ये तो 1 वर्ष पूर्व इस प्रकार के लेख छप चुके हैं। तो बहुत प्रभावित हुए। अब वेलिस नामक वैज्ञानिक ने इनके मूलवाद को, जो प्राकृतिक वर्णवाद है, जो चयनवाद है, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए एक चार्ट प्रस्तुत किया था। उसको डार्विन वेलिस चार्ट के नाम से जाना जाता है या फिर वेलिस चार्ट कहा जाता है। तो देखिए, वेलिस चार्ट डार्विन के मुख्य बिंदुओं को सरल भाषा में समझाने के लिए, यानी प्राकृतिक वर्णवाद को, नेचुरल सिलेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए वेलिस नामक वैज्ञानिक ने एक चार्ट डेवलप किया था। उसी को वेलिस चार्ट कहा जाता है। और कभी कभी कुछ लोग तो डार्विन वेलिस चार्ट के नाम से भी उसको संज्ञा दे देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कहीं क्वेश्चंस आता है तो उस जगह आपको वेलिस चार्ट ही लिखना पड़ेगा, विशेष ये ध्यान दें। और क्वेश्चन नहीं आता है तो डार्विन वेलिस चार्ट लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कौन कौन सी इनकी बातें थी इस चार्ट में, तो ये देखिए। सबसे पहले आप और हम लोग क्रमांक डालें, दूसरा नंबर डालें, प्रमाणित तथ्य यानी एविडेंटरी फैक्ट। ठीक है, ये यहां से हो गया।
और ये इतना बड़ा बहुत है, या बड़ा करना हुआ तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर है ऊपर नहीं भाई, इसी के समकक्ष, चलो लाइन बहुत टेढ़ी जाती है मिस्टर। परिणाम, ठीक है। तो परिणाम को क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंस। तो ये देखिए, इन पर अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो यहां एक लाइन खींच दी जाए। डिफरेंस नहीं है, ये वेलेस चार्ट है, ये वेलेस चार्ट है। देखिए अभी क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले प्रमाणित तथ्य क्या है, एविडेंसली फैक्ट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट था जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या था? एक ही जाति के जीवों की संख्या स्थिर। भाई स्थिर कैसे रहती थी? दूसरा पॉइंट देखिए, जीवन संघर्ष। विभिन्नता एवं वंशागतिकी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाइए पुनः, योग्यतम की उत्तरजीविता बदलते वातावरण में परिवर्तन की क्षमता। प्रमाणित तथ्य थे ये। इसमें आप देख रहे होंगे डार्विन ने कुछ अपने शब्दों को हेरफेर करके बदला था इस चार्ट में। ये नहीं है कि वही शब्द लिया हो, लेकिन सेंस वही निकल रहा है। तो ये क्या थे? प्रमाणित तथ्य थे, यानी एविडेंशली फैक्ट थे। इनके परिणाम क्या निकला? तो परिणाम देखते हैं आप और हम लोग। सबसे पहले ये दो बातों का एक मूल रूप निकलेगा, प्रचुर संतानोत्पत्ति। दूसरा पॉइंट, जीव। अरे भैया तू देखते तो चल, इसको पहले लिख ले, फिर उसके बाद मैं तेरे को समझाता हूं, तेरे नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता। अच्छा, क्या रेड कलर ज्यादा नहीं? वो चलिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। नंबर 4, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति। देखिए, वेलेस और डार्विन एक समकक्ष वैज्ञानिक थे। जो वेलेस की सोच थी वही डार्विन नामक वैज्ञानिक की सोच थी। इस वजह से वेलेस ने वो क्या बातें कही थी? जीवों की किस्मों में मूल दशा में अनिश्चित रूप से बदले जाने की प्रवृत्ति पाई जाती, ये इनका लेख था।
जब इनका लेख डार्विन को मिला तो डार्विन ने ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये पूर्व वर्ष पहले छप चुका है। तो वेलिस नामक वैज्ञानिक जो थे, वेलिस नामक वैज्ञानिक ने एक चार्ट प्रस्तुत किया। उस चार्ट को डार्विन की भाषा को सरल रूप में समझाया गया। डार्विनवाद को सरल भाषा में समझा। डार्विन ने कौन सा वाद दिया था? सबसे पहले तो आपको ये याद में रखना है, नेचुरल सिलेक्शन दिया था। कौन सा दिया था? नेचुरल सिलेक्शन दिया था, यानी प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद दिया था। तो इस प्राकृतिक वर्णवाद को बहुत सरल भाषा में वैज्ञानिक ने समझाया था। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से प्रमाणित तथ्य और परिणाम के आधार पर। तो इसको वेलिस चार्ट कहा गया। जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, तो यही डार्विन वैज्ञानिक कह रहे थे कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, जिसके कारण प्रचुर संतान उत्पत्ति होती है। प्रचुर संतान उत्पत्ति होती है। परिणाम ये निकला भाई, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता है, तो क्या होगा भाई? जब क्षमता अधिक है तो निश्चित तौर पर क्षमता संतान अत्यधिक उत्पन्न होंगी। जैसे कि बताया गया था 750 वर्ष में एक हाथी का जोड़ा 2 करोड़ हाथी पैदा कर देता, यानी कितने हाथी, लेकिन आज हाथी दिखाई नहीं देते, एलिफेंट्स के दिखाई देते। तो ये परिणाम निकला। फिर एक ही जाति के जीवों की संख्या स्थिर। भाई एक ही जाति के जीवों की संख्या कैसे स्थिर रही? क्यों? क्योंकि उनको जीवन संघर्ष करना पड़ा। क्या परिणाम निकलेगा? क्या कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? परिणाम जो निकलेगा वह ये निकलेगा कि जीवन संघर्ष करना पड़ा। प्रत्येक जीव को इस प्रकृति में आने पर, वातावरण में आने पर अपने आप को यदि स्टेबल करना है, स्थिर रखना है, तो निश्चित तौर पर उसको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन वह संघर्ष में सफल कुछ हो जाते, कुछ नहीं होते। जो हो जाते सफल, जो सफल हो जाते वह जीवित बने रहते, और जो असफल होते वह समाप्त हो जाते। तो इस वजह से एक ही जाति के जीवों की संख्या स्थिर रहती है, अत्यधिक नहीं बढ़ती है। तो पॉइंट दे दिया जीवन संघर्ष। ठीक है, फिर आता है कि विभिन्नता एवं वंशागत की। तो विभिन्नता एवं वंशागति यानी कि प्रत्येक जीव इस प्रकृति में आता है, पेरेंट से तो भिन्न होता ही है लक्षणों में, लेकिन अपने आप के जो वातावरण जो होता है, वह जिस वातावरण में रहता है या नए वातावरण में पहुंचता है, तो उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने के फलस्वरूप उसमें कुछ कैरेक्टर चेंज होते हैं, यानी कि वेरिएशंस आए, पूर्व के लक्षणों से वेरिएशंस आए। तो ये वेरिएशंस धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नई जाति की उत्पत्ति की संभावना होती है। तो वही लिख दिया कि जो जीव, इसका क्या परिणाम निकलेगा कि जो जीव योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि अपने जीवित बनाए रखने के लिए वातावरण में योग्य होगा, वही जीवित बना रहेगा, और वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो लिख दिया योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये आ गया योग्यतम की उत्तरजीविता। इसके फलस्वरूप क्या है? बदलते वातावरण में परिवर्तन की क्षमता। प्रत्येक वातावरण ऐसा होता है जिसमें बदलता रहता है, तो उस बदलते वातावरण में प्रत्येक जीव यदि अपने आप को बनाए रखना है, तो उसमें ये क्षमता होनी चाहिए, ये पावर होना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर ले। उस एनवायरनमेंट को क्या कर ले? एडॉप्ट कर ले। जब एडॉप्ट करेगा तो निश्चित तौर में उसमें एक न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एक न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा। और जब न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि एक नई, धीरे धीरे करोड़ों और लाखों वर्षों बाद एक नई जाति का ओरिजिन होता है। तो वही लिख दिया गया परिणाम में, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति। यानी कि वैज्ञानिक जो डार्विन थे वो है कहते थे कि आप प्रकृति का चयन नहीं कर रहे, प्रकृति आपका चयन कर रही है। इसी वजह से इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरीज दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। उसी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को मानते हुए वैज्ञानिक ने विभिन्न जो इनके मुख्य बिंदु थे उसको लेते हुए एक चार्ट प्रस्तुत किया था, और उस चार्ट के माध्यम से डार्विनवाद को सरल भाषा में समझाया गया था। वो ये बोर्ड पर है, आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटाल दूं? चलिए अब आप और हम लोग नव डार्विनवाद पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि नव डार्विनवाद क्या था। डार्विन के जो समकालीन वैज्ञानिक थे वो डार्विनवाद को स्वीकार तो करते थे, उनके प्राकृतिक वर्णवाद को स्वीकार तो करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद में इन्होंने आमूल परिवर्तन किया। तो डार्विन का मानना था कि जीवों में अनुकूलन, डार्विन वैज्ञानिक क्या मानते थे? डार्विन का मानना था कि जीवों में अनुकूलन प्राकृतिक चयन का
कारण है, प्राकृतिक चयन का कारण है। यानी कि प्राकृतिक चयन एक कारक हो गया कि जीवों में जो अनुकूलन होता है वह प्राकृतिक चयन का कारण था, ये वैज्ञानिक मानते थे। लेकिन इसके अलावा जो नव डार्विनवाद के समर्थक वैज्ञानिक थे, जैसे टी डॉबजेंस्की वैज्ञानिक थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिकों के नाम लिख लीजिए आप। टी डॉबजेंस्की वैज्ञानिक थे, हक्सले वैज्ञानिक थे, R.A. फिशर वैज्ञानिक थे, स्पेंसर वैज्ञानिक थे, बीजमैन वैज्ञानिक थे। इन सभी वैज्ञानिकों का मानना यह था कि अनुकूलन कई कारक का परिणाम है। देखिए, डार्विन का मानना था कि अनुकूलन प्राकृतिक चयन का कारण है, यानी कि प्राकृतिक चयन एक कारक था, प्राकृतिक चयन एक कारक था जिसके फलस्वरूप से अनुकूलन होता था। लेकिन टी डॉबजेंस्की, हक्सले, R.A. फिशर, स्पेंसर, बीजमैन जिन्होंने डार्विनवाद में परिवर्तन करके नव डार्विनवाद की आधारशिला रखी थी, इनका मानना यह था कि अनुकूलन कई कारकों का परिणाम है, अनुकूलन कई कारकों का परिणाम है, जिसमें से प्राकृतिक चयन एक कारक है। यानी कि ये सिर्फ यही कारक को मानते थे डार्विन। लेकिन इनके समकालीन जो वैज्ञानिक थे, डॉबजेंस्की, हक्सले, फिशर, स्पेंसर, बीजमैन वैज्ञानिक एवं अन्य और वैज्ञानिक थे, उनका मानना यह था अनुकूलन कई कारकों का परिणाम है, अनुकूलन कई कारकों का परिणाम है, किसी एक प्राकृतिक चयन का कारण नहीं है। प्राकृतिक चयन उसमें से एक कारक है, कई कारकों का परिणाम है, लेकिन प्राकृतिक चयन एक कारक है, ये वैज्ञानिकों का मानना था। इसी को नव डार्विनवाद कहा गया, इसी को नव डार्विनवाद कहा गया। क्या? नव डार्विनवाद कहा गया। तो उस दौरान विभिन्न देशों में कई देशों में ऐसी वैज्ञानिक घटना हुई जिसके फलस्वरूप आधुनिक संश्लेषणवाद का नियम आया। क्या? आधुनिक संश्लेषणवाद का नियम आया, अर्थात नव डार्विनवाद ही आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला है, यह कह सकते हैं। क्या? नव डार्विनवाद ही आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला है। जिससे ध्यान रखें, जो आधुनिक संश्लेषणवाद आया विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वही आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला है नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद के जो विभिन्न देशों में घटना हुई, वो कौन कौन सी घटना किन किन वैज्ञानिकों के माध्यम से हुई थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बताया था। तो देखिए, सबसे पहला जो था वैगनर वैज्ञानिक ने 1868 यानी 1868 में भौगोलिक पृथक्करण का सिद्धांत दिया। क्या? वैगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? वैगनर ने 1868 में भौगोलिक पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। दूसरा था करेंस ह्यूगो डीब्रिज शेरमॉन्क ने 1900 में मेंडल के नियमों
की क्या नियमों की पुनर्खोज की थी। खोज की, ध्यान होगा 1865 में मेंडल के नियम आए थे। उसके बाद मुख्य रूप से इनकी लगभग 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। तो उसके 16 वर्ष बाद ये तीन वैज्ञानिक थे, करेंस वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डीब्रेज वैज्ञानिक थे एवं सेरमॉक वैज्ञानिक थे। इन्होंने तीनों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग 1900 में अपने अपने खोजें करके दी थी, जो खोजें मुख्य रूप से मेंडल की पुनर्खोज के रूप में जाना गया। किस मेंडल की पुनर्खोज के रूप में इनको जाना गया था। ठीक है, इनको नोट करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही हैं ये। फिर 1901 में ह्यूगो डीब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की, यानी उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? ह्यूगो डीब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी मुख्य रूप से प्रस्तुत की थी 1901 में। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और फिर 1908 में 1908 में हार्डी विनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? हार्डी विनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? 1908 में हार्डी विनबर्ग ने आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था। फिर 5वें नंबर के जो वैज्ञानिक थे, जिसको ऊपर लिखा हुआ डॉबझैंस्की। कौन से? डॉबझैंस्की ने 1937 में, कब? डॉबझैंस्की ने 1937 में समष्टि एवं जाति का विकास संबंधी गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया। गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए, तो इन वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न समय समय पर मुख्य रूप से अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। तो उसके फलस्वरूप जो नव डार्विनवाद के अंतर्गत आया, नव डार्विनवाद बना। तो नव डार्विनवाद के बाद आधुनिक संश्लेषणवाद आया। तो आधुनिक संश्लेषणवाद की जो आधारशिला थी वह नव डार्विनवाद ही थी। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट अब फोटो ले लीजिए, चलिए जल्दी से।